नाज़रीन किराम आदाब। नाज़रीन किराम, आपका इस्तकबाल है तर्जुमान का एक स्पेशल पेशकश यानी खुसूसी पेशकश रूबरू में। बात वही जो दिलों को छू जाए। तो ये रूबरू पेशकश में मैं अजीम वाले शरीफ और आज के जो हमारे मेहमान हैं आप सब उनसे वाकिफ़ हैं। नौजवानों के दिलों के धड़कन, यूँ कह लिया जाए कि बालाशोर का किस्मत में एक पढ़ा लिखा विधायक मिला था। वही विधायक यानी साबिक विधायक, साबिक एमएलए स्वरूप कुमार दास जी हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। वेलकम, इस्तकबाल है आपका तर्जुमान न्यूज़ टाइम में और रूबरू प्रोग्राम में। थैंक यू, धन्यवाद। भाई, क्योंकि आप जो है हमारे किस्मत में, बालाशोर की किस्मत में कहा जाता है, लोग कहते हैं, और ये कोई छुपी बात नहीं है कि एक पढ़ा लिखा विधायक हमको मिला था, लेकिन अब जो है आप साबिक हैं यानी एक्स हैं। इस वक्त किस तरह मसरूफियात है, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले अजीम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मेरे को उन्होंने अपने स्टूडियो में बुलाया। और जो तर्जुमान टीवी है, जो कि बालाशोर के बहुत सारे जो घटनाएं घट रहे हैं, जो न्यूज़ जो दिखाना चाहिए, हकीकत दिखाना चाहिए, वो उसको दिखाते हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये चैनल सच्चाई पर आधारित है। जो वाक़िफ़ियाँ घट रहे हैं उनके ऊपर ये न्यूज़ बनाते हैं और इसीलिए ये काफ़ी पॉपुलर भी है। और मैं यही दुआ करूँगा कि इनका चैनल आगे चलता रहे, अच्छा से चलता रहे और बालाशोर का आम जनता को ये हकीकत दिखाते रहें, यही मेरा दुआ है। ये तो शुक्रिया आपका, क्योंकि ये आपका जो सोच है वाकई हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इस वक्त क्योंकि आप साबिक विधायक हैं, लेकिन फिर भी जो हमें नज़र आता है, लोगों के दुख दर्द में आप खड़े नज़र आते हैं। इसकी असल वजह क्या है और आज के डेट में जो है, आज की तारीख में आपकी मसरूफियात यानी आपकी जो शेड्यूल है, रोज़ाना शेड्यूल, क्या किस तरह आप वक्त गुजार रहे हैं? देखिए, जो पहला आपका सवाल था कि अभी हम कैसे टाइम अपना बिता रहे हैं, मैं आपको यही एक बात बोलना चाहूँगा कि राजनीति और लोक सेवा, जनसेवा ऐसा एक काम है, इसमें जो एक बार आता है तो उससे निकलना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो फैमिली है, वो हमारा फैमिली बालाशोर में करीब 30 से 40 साल हो गया, मेरे बड़े भाई से लेके अभी मेरे तक हमने जनता का सेवा किया है और ये एक पार्ट ऑफ लाइफ हम समझते हैं। और सबसे अहमियत बात है कि हम जब नवीन जी का बीजू जनता दल का हम एक सदस्य हैं, वो आज मैं एमएलए था, आज एक्स एमएलए हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ेगा जब हम आम आदमी के लिए काम करना बंद करेंगे। विधायक रहे नहीं रहे, हमारा ड्यूटी है जनता का काम करना। और जो पहले जैसे हम काम करते थे, अभी भी सेम प्रोसीजर में काम करें, उतना ही टाइम हम दे रहे हैं। जब जिसको जहां जरूरत है हम वहां पहुंच रहे हैं, उनका मदद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कर रहे हैं, लेकिन वो नज़ारा भी हमारे दर्शक ने देखा है और हमने खुद उसको कैद किया था अपने कैमरे में, क्योंकि जिस तरह हमें महसूस था कि आप जो है एक कामयाब बिजनेसमैन थे और आपके बड़े भाई, जिस तरह आपने बताया कि अरूप दास जो थे वो बाकायदा तौर पे म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। आज भी उनको जो है लोग याद करते हैं, ये कोई दोहराए नहीं। लेकिन आपकी जो बात थी, आप जो है राजनीति से दूर भागते थे। जो हम लोगों का जो है मतलब जब हम फील्ड में थे तो हम लोगों को एहसास था कि आप राजनीति नहीं, आप जब आपको बाइट भी लेने हम लोग जाते थे तो आप कहते थे कि भाई मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। कोरोना के टाइम में आपने बाकायदा रास्ते पे अपनी टीम को लेके जो फंसे हुए थे कोरोना में मुसाफिर, जो बस से जा रहे थे या ट्रक, उन लोगों को खाना खिलाना, वो आप सब करते थे। अचानक मतलब राजनीति में आने का जो रुचि, ये कैसा? क्योंकि आप खुद राजनीति से दूर भाग रहे थे, अचानक राजनीति में किसके प्रेरणा आपको प्रभावित किया? भाई तो आपके राजनीति थे ही, लेकिन मैं यहाँ दर्शक हमारे जानना चाहते हैं किससे आप मुतासिर हुए?
देखिए, किस्मत कब कौन सा मोड़ लेगा ये किसी को मालूम नहीं है। अगर आप सही रास्ते पे हैं, सही काम कर रहे हैं और ऊपर वाला आपके ऊपर मेहरबान है, आपके अच्छे दोस्त हैं, तो आप कभी भी कोई भी काम अच्छी तरह कर सकते हैं। ये मेरा एक विश्वास है। और जहाँ तक आपका सवाल है, मेरे बड़े भाई जो है वो म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे बालासोर में, उनको सब कोई जानते हैं, आज भी उनकी मिसाल दिए जाते हैं। तो एक राजनीतिक परिवार से था, लेकिन मेरा कभी भी रुचि नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स करूं। मैं बिहाइंड द स्क्रीन हमेशा मेरे बड़े भाई को मैं हेल्प करता था, और बिजनेस मेरे लिए एक प्रायोरिटी था, क्योंकि फैमिली का हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, हम लोग सब मिलकर उसको संभालते थे। लेकिन जब मेरे बड़े भाई गुजर गए तो मेरे उनके दोस्त लोग जो है उनको फिर सबने कहा कि आपके परिवार में कोई ना कोई आगे आना चाहिए। और बालेश्वर जो भाई साहब ने इतने बड़ा एक नेटवर्क बनाए हैं, इतने सारे दोस्त बनाए हैं, इतने सारे आपका वेल विशर्स बनाए हैं, हमदर्द बनाए, तो उनके साथ भी काम करना चाहिए। और बालासोर के लिए एक अच्छा लीडर का भी जरूरत है। तो उस टाइम में मैं नहीं होते हुए भी हमारे जो अरुण दे थे, जो हमारे पूर्वतन विधायक थे, वो मेरे को बहुत समझाए कि आपका परिवार से कोई इसमें आना चाहिए। तो मैं रिलेक्टेंटली बालासोर म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन में 2013 में आया। लेकिन उससे पहले जो आप कोरोना के टाइम की बात बता रहे हैं, वो एक्चुअली कोरोना एक ऐसा फेज था, तो क्योंकि हमारा राइस मिल हाईवे पे था, तो हम जब कोरोना के जो पहला लॉकडाउन जब खुला, तो मैं जब सवेरे मिल गया तो मैं देखा बहुत सारे लोग रास्ते पे चल के आ रहे, जो कि हम लोग टीवी में देख रहे थे। मेरे को हकीकत में विश्वास नहीं हुआ कि हमारे यहाँ भी वही हालत है, वही नजारा हमको दिखने मिलेगा। तो हमने क्या किया कि हमने कुछ लोगों को वहां मिला, तो फिर किसी को कोई लगा कि कोई ट्रक में आ रहा है, कोई चल के आ रहा है। तो फिर हमारे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हम लोग वहाँ इकट्ठा हुए, और कम से कम हम लोग 3 महीना तक वहाँ पे जितने भी मुसाफिर जा रहे थे, जो बस में हो, ट्रक में हो, चाहे साइकिल में हो, पहले तो पैदल ही आ रहे थे, तो उनको हमसे जो बन पाया हमने उनको अम्ब्रेला भी दिया, छतरी भी दिया, चप्पल भी दिया, कपड़े भी दिए, खाना भी दिया। कम से कम 3 महीना तक हम लोग वो सेवा किए हैं, जो कि एक आत्मसंतुष्टि मिलता है कि हमने जीवन में बहुत अच्छी बात है कि उस वक्त का जो नज़ारा था हमारे दर्शक तो बखूबी देखे थे, और वो आपके जीवन में एक यादगार पल हमेशा रहेगा। मुझे जहाँ तक लगता है आप भी महसूस करते होंगे वो यादगार पल। लेकिन अचानक आप सियासत में आते हैं, राजनीति में आते हैं, आप काउंसलर बनते हैं। राजनीति में जो है पहला कदम जो कहा जाता है कि आप काउंसलर बनते हैं, लेकिन अचानक बाय इलेक्शन के दरमियान जो है आपका नाम डिक्लेयर होता है। आप जो है मतलब यकीन ना करते हुए भी, जिस तरह हमें फील हुआ था, यकीन ना करते हुए आप उस कदम पे आगे बढ़ते हैं। आप एमएलए भी रहे, बन गए एमएलए, 3 साल एमएलए रहे। सवाल जो हमारे दर्शक का जो हमारे तरफ आया कि 3 साल में आपने क्या ऐसा काम किया कि लोगों के दिलों में आज भी कहीं ना कहीं एमएलए से ज्यादा चाहत आपसे लोगों का नजर आता है? देखिए, ये एक जब पब्लिक जनता जो आपको प्यार देते हैं, ये नसीब में होने से ही मिलता है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि मैं पहले काउंसलर बना 2013 में, फिर मैं बीजू जनता दल का टाउन प्रेसिडेंट भी बना। मैं कम से कम 3 साल उसमें रहा, और इस दौरान हमने 2014 में जो जनरल इलेक्शन हुआ उसमें भी हम लोग काम किया। फिर 2019 में भी हम लोग जनरल इलेक्शन में काम किया। तो उस बीच हमारा पब्लिक कॉन्टैक्ट और भी बढ़ गया। फिर ये नसीब का खेल है, और हमारे पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन जी का उनका आशीर्वाद है, और जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है कि पार्टी हमको 2020 में बाई इलेक्शन लड़ने के लिए चुना। और पूरा आज भी मैं वही धन्यवाद देता हूँ हमारे पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को, और पूरे पार्टी के जितने भी हमारा सीनियर लीडर्स यहाँ आए थे, और बालासोर का जनता को, जो कि हमें उनका सेवा करने का एक मौका दिया। और जो बात आप बोल रहे हैं कि आदमी का विश्वास और जो प्रेम लगाव आज जनरल पब्लिक से हमको मिल रहा है, वो यही इसीलिए मिल रहा है कि इलेक्शन के टाइम में हमारे प्रिय मुख्यमंत्री पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने एक वादा किया था कि बालासोर का डेवलपमेंट का जो दायित्व है वो खुद लेंगे। और आज मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि 3.5 साल में हमने बालासोर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स 2000 करोड़ से ऊपर के हम लोग किया है, जो कि एक हिस्ट्री है। आप अगर राजनीतिक हिस्ट्री निकालेंगे बालासोर का,
तो कभी भी 3-3.5 साल में कभी भी 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट कभी भी किसी टाइम में नहीं आया था। इसलिए मैं आम आदमी का भी शुक्रगुजार हूँ और हमारे नवीन पटनायक जी का भी शुक्रगुजार हूँ। और हर एक सेक्टर को हमने टच किया, ऐसा नहीं कि कोई लिमिटेड सेक्टर में। तो आप कह रहे हैं कि 3 साल या 3.5 साल की जो आपको मुद्दत मिला, 2000 करोड़ रुपए की जो है आप जो है बालेश्वर की तरक्की के लिए जो है आप बजट ला पाए, ये बहुत बड़ी बात है। वाकई उस पे होना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि क्योंकि बालेश्वर एक भाईचारा का शहर है और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरह के लोग रहते हैं और बड़े प्रेम से रहते हैं। लेकिन आप जब विधायक बनकर आए, आप की जो ये थी, सबों के प्रति जो है आप एक नज़र से देखते हुए नजर आ रहे थे। आप जो है उस वक्त जब एमएलए थे तो पार्टी का जो विचारधारा और आवाम का विचारधारा को लेकर किस तरह मेल से लेकर चलने की जो आप प्रयास किए थे वो किस तरह था? देखिए, मैं पैदा बालेश्वर में हुआ हूँ और यहाँ आम जनता का सेंटिमेंट में समझता हूँ। जो भाईचारा का शहर है, आपने बताइए, बखूबी बालेश्वर एक भाईचारा का शहर है। इसलिए हमने जब डेवलपमेंट का मॉडल हमने शुरू किया, हमने सभी धर्म सभी जातियों का हमने डेवलपमेंट का सोचा। हमने हिंदुओं का मस्जिद मंदिर को भी पैसा दिया, फंड्स दिए। बिल्कुल। हमने मस्जिदों को भी फंड्स दिया, हमने कब्रिस्तान को भी फंड्स दिया, हमने ईसाई जो समुदाय हैं उनके चर्च के लिए भी पैसा दिया, उनके ग्रेवयार्ड के लिए पैसा दिया, आदिवासी भाई बहन जो उनके भी पैसा दिया, जो गुरुद्वारा है वहाँ पे भी हमने पैसा दिया, जो गुजराती कम्युनिटी है उनका कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए दिया, जो मारवाड़ी भाई लोग हैं उनके एक हॉल के लिए हमने पैसा दिया। तो एक हमने किसी को भी ये महसूस होने के लिए नहीं दिया कि वो हमारे नहीं है। हमने वही कोशिश किया कि हर एक समुदाय का, हर एक संप्रदाय का सही तरह से डेवलपमेंट हो, किसी को कंप्लेन करने का कोई मौका ना मिले। बहुत अच्छी बात है कि वो तो हमारे दर्शक बखूबी जानते हैं कि आप किस तरह क्योंकि हमारे दर्शक में ये भी आप लोग को मालूम होगा नाजरीन कि जो स्वाले मोहम्मद और भुजा खिया पिवाव रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के लिए 1 करोड़ रुपए, दरगाह मैदान के लिए 1.5 करोड़ रुपए, इस तरह के जो है बहुत सारी तरक्याती काम के लिए जो है सबको मिला है, फंड मिला है। लेकिन भाई यहाँ पे सवाल ये आता है कि इतना कुछ किया आपने, सबों के बारे में आपने सोचा, लेकिन इस 2024 के इलेक्शन में क्यों आप जो है हार का सामना आपको क्यों करना पड़ा? कहाँ कमी रह गई? मतलब कमी कहाँ रह गई? क्योंकि आप तो सबों के सामने खड़े रहते थे और सबों के दुख दर्द बांटते थे, तो कमी कहाँ रही? क्योंकि 30,000 वोट से सामने वाला जीत जाता है और आपको हार का सामना करना पड़ता है। देखिए, इलेक्शन ऐसा एक परिस्थिति है, उसमें हार जीत लगा रहता है। लेकिन हमारे जो इलेक्शन के बाद हम लोग मिले थे, नवीन जी से मिले थे, तो नवीन पटनायक जी ने एक बहुत ही उम्दा बात कही थी कि बीजू जनता दल के कर्मी होने के नाते, उनका लीडर होने के नाते आपको कभी शर्मिंदगी उठाने नहीं पड़ेगा कि आपने आम आदमी के लिए काम नहीं किया, उनका दुख दर्द में आपने शामिल नहीं हुआ। बालेश्वर का जो जनता है वो बाखूबी जानते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है। अगर कहीं ना कहीं हम उनसे डिस्कनेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमने पहुंच नहीं पाया, या तो जो वोट मैनिपुलेशन का बात आ रहा है, जो वोट टेम्परिंग का बात आ रहा है, ये सब बात भी एक फैक्टर हो सकता है। क्योंकि जहां तक हमारा कॉन्फिडेंस का बात है और हमारा पार्टी के कैडर्स लोग का कॉन्फिडेंस की बात है कि हमने हमारा पूरा कोशिश किया इलेक्शन में कि हर किसी के पास पहुंचने के लिए। आज भी हम पंचायत में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो आदमी वही कहते हैं कि वोट तो हमने बीजू जनता दल को दिया था, लेकिन जीत के सब और पार्टी। तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। और बीजू जनता दल हमारा एक प्रतिनिधि दल, आप जानते हैं कि 2024 नवंबर दिसंबर में हमने इलेक्शन कमीशन को इस बारे में कंप्लेन भी किया था कि वोट का जो परसेंटेज है उसमें हमको डाउट हो रहा है। 12.5% रात को इवनिंग 5 बजे से लेके उसके बाद का जो रिपोर्ट आता है उसमें 12.5% वोट का फर्क आ जाता है। आप सोचिए, बालासोर कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे 2-2.5 लाख का वोट है, अगर 12.5% यहाँ पे वोट का डिफरेंस आता है, मतलब
26 से 27 हजार का वोट का डिफरेंस आता है, जिस मार्जिन से हमने हारा है। तो कहीं ना कहीं मन में आज भी वही डाउट है कि जो पार्टी कभी किसी के काम में नहीं आया है, भारतीय जनता पार्टी ने एक मिट्टी का ढोला भी कहीं नहीं फेंका है, उनका कैसा विश्वास आदमी लोग किया। और जहां तक आज का सवाल है, अगर उसके बाद आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी का कॉन्फिडेंस नहीं जीता है, वोट उनको नहीं मिला है, तभी वो लोग आम आदमी का तकलीफ नहीं समझ पा रहे हैं। जिस तरह नवीन जी आम आदमी का तकलीफ समझ रहे थे, उसका सल्यूशन देते थे, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही। ये प्रमाणित हो रहा है कि उन्होंने वोट आम आदमी से मिला नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है। तो उसका सीधा मतलब आप है कि वोट चोरी की जिस तरह पूरे देश में चर्चा चल रहे हैं, तो उसी का शिकार शायद कहीं ना कहीं आप भी हो चुके हैं। और या तो पूरा जो उड़ीसा में जो बदलाव हुआ उसका भी एक जीता जागता मिसाल हो सकता है। आपका वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, उनको 14 सीट मिला जी, तो उनका एक MP मिला है। तो ये एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है, एक हिसाब होता है कि आपको अगर इतने विधानसभा के सीट मिलते हैं, इतने आपको लोकसभा के भी सीट मिलेंगे। एक पार्टी जो हमारा बिजू जनता दल 51 सीट पे MLA जीतते हैं और MP एक भी नहीं जीतता है। ये सारा भारतवर्ष में अगर आप कहीं एग्जाम्पल लेंगे, ये एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा कि एक पार्टी, अगर आदमी, देखिए आप आम आदमी जब आपको रिजेक्ट करेंगे ना, तो आपको लाकर 10 सीट पे खड़ा कर देंगे, आपको 51 सीट से जीतने नहीं देंगे। अगर 51 सीट से जीतने दिए हैं तो कुछ ना कुछ MP भी हमारा जीत रहे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ माल प्रैक्टिस का शिकार हुए हैं। ये तो रही बात कि आपने जो कहा कि नवीन जी की जो है आशीर्वाद से आप लोग जो है बहुत कुछ किए हैं आप बालाश्वर में, लेकिन जिस तरह कहते हैं कि हार के जो है जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, या जीत कर हारने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो इस तरह जो एक वो बात भी है। देखिए, जब आप हारते हैं, हार में से आप कुछ सीखते हैं जी, कि हमने कहीं ना कहीं हमसे खामियां रहा है, हमने कनेक्ट नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं कोई वजह है जिसके वजह से हमको हार मिला है। और हारना और हार से हमको सीखना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिवली नहीं लेना। आपने सीखा कुछ? जरूर सीखा। उसके बाद हमने 1-1.5 साल हो गया, हम हर किसी से मिल रहे हैं। जब भी मिल रहे हैं, जब भी किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं भाई हमने कहाँ गलत किया, हमसे क्या खामियां रह गई। तो ये भी हम लोग इंट्रोस्पेक्ट अभी भी कर रहे हैं। लेकिन सर, एक सवाल बनता था, क्योंकि हमारे दर्शक का सवाल है कि कहीं ना कहीं ये भी महसूस हो रहा था कि जो आपके पार्टी का जो आइडियोलॉजी था वो तो बहुत अच्छा था, सबको लेके चलने का जो आइडियोलॉजी उसके अंदर उसके जो है रूटीन में थी। लेकिन कहीं ना कहीं बिजू जनता दल, वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर बाकी और भी बहुत सारे मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मामला हो जो सीधा सीधा जो है सपोर्ट करते हुए नजर आया आपके पार्टी, जो मरकज को यानी केंद्र को। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है आपको कि कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी की जो है एक तरह से जो आपके तरफ जो है मैंने दिल उजड़ जाना, ये आपको नहीं लगता है क्या? नहीं, देखिए, जो आप सवाल कर रहे हैं ये सवाल सही है, लेकिन हकीकत जानना जरूरी है। बिजू जनता दल हमेशा वही कदम लिए हैं और हमारे लीडर नवीन पटनायक जी हमेशा वही कदम लेते हैं जो उड़ीसा वासी के लिए सही है। केंद्र में बहुत सारे बिल्स आए हैं जो हमने बिजू जनता दल ने उसको सपोर्ट किया, और बहुत सारे ऐसे बिल भी हैं जो इनको सपोर्ट नहीं किया। तो हमेशा वही प्रायोरिटी दिया गया कि उड़ीसा के जनसाधारण के हित में कौन सा है। जैसे ट्रिपल तलाक का बात बता रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड का बता रहे हैं, या प्रेसिडेंट इलेक्शंस की बात है, या जो भी जो मन में आ रहे हैं। तो उसमें देखिए, हम सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, और आपको भी ये बात याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ नवीन जी ने तभी छोड़ा था जब यहाँ पे आपका हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम का जो सेक्युलरिज्म पे जब यहाँ पे बात आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी का हाथ उन्होंने छोड़ दिया। तो ये स्ट्रेट में बोलता है कि वी आर सेक्युलर पार्टी, हम लोग सेक्युलर पार्टी हैं और हम सभी जाति धर्म पे विश्वास रखते हैं। बिल्स का जो बात है, जो कुछ बिल्स जो हमने केंद्र का बिल में सपोर्ट किया है, उसमें उसको गहराई में जाना पड़ेगा कि ट्रिपल तलाक में क्या क्या मैटर्स थे,
आर्टिकल 370 में क्या क्या मैटर्स थे, आपका प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या सिचुएशन था, ये आपका अभी जो आपका इसमें जो अभी देखिए हमने इक्विटी मेंटेन किया। अभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने कांग्रेस से भी उतना दूर रखा और भाजपा बीजेपी से उतना दूर रखा। तो आप सीधा आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेडी जो है मतलब जो भी करती है उड़ीसा के हित के लिए करती है, उड़ीसा के आवाम के फायदे के लिए करती है, क्योंकि उड़ीसा के आवाम किस तरह सेफ रहे, किस तरह महफूज रहे, उसके मद्देनजर रख। हाँ देखिए, मैं वही बात बता रहा हूँ, जब आप लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन देखिए, आप यूपी देखिए, आप बिहार देखिए, आप दूसरे स्टेट्स देखिए, और यहाँ पे हमारे जो माइनॉरिटी भाई और बहन लोग हैं वो कितना महफूज हैं। वो किस लिए महफूज हैं कि नवीन पटनायक हमेशा सबके लिए समान मेजरमेंट्स रखे हैं। कोई अशांति समाज में नहीं कर सकते हैं, कोई कहीं पे गंडगोल नहीं कर सकते, कोई किसी पे ऊपर खराब टिप्पणी नहीं दे सकते। ये व्यवस्था उन्होंने रखा था। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने विधानसभा में जब आप एमएलए थे तो आपने सैकड़ों सवालात रखे बालेश्वर के हित के लिए, बालेश्वर के आवाम के लिए जो है आप नुमाइंदा बन के वहाँ गए, और तो आपने बहुत सारे सवालात किए। लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा सवाल जो आपको याद हो, जो सवाल करके आपको फक्र महसूस हुआ हो कि मैं विधानसभा में बालेश्वर के आवाम के लिए ये सवाल रखा था? देखिए, मैं जब विधानसभा 2020 में जीता था, उसके बाद 2020 में आपको याद होगा यहाँ पे यास का साइक्लोन आया था। उस टाइम पहली दफा समुद्र का जो पानी है वो अपना किनारा छोड़ के खेती में आ गया था। वो पहला एपिसोड था जबकि समुद्र का जो नूना पानी होता है वो खेती में आ गया था। तो उसके बाद हमने ये बात हमारे लीडर नवीन जी से हमने मिला, वहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट से मिला, और हमने असेंबली में भी ये बात रखा था कि हमको स्थायी समाधान चाहिए। हमको कोई टेम्पररी समाधान नहीं, हमको स्थायी समाधान चाहिए। और मैं खुशनसीब हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ हमारे पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन जी को कि उसके बाद इन्होंने साइक्लोन रेजिलेंट सलाइन एम्बैंकमेंट, जो कि हमारा बहुत बड़ा कोस्टल लाइन बालासोर का है, बिल्कुल, उसके लिए करीब 330 करोड़ रुपया दिए हैं। बहुत बड़ी बात। 330 करोड़ सलाइन रेजिलेंट एम्बैंकमेंट, साइक्लोन रेजिलेंट सलाइन एम्बैंकमेंट, ये मेरा एक अचीवमेंट। और आप देखेंगे अभी चांदीपुर आप जाइए, वहां पे जो नदी के किनारे जो रोड ब्रिज जो मिट्टी का बांध बन रहा है उसके ऊपर आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। आप पंचायत एरिया में जाइए जहां कभी कोई सोच रहा था कि यहाँ कभी बांध नहीं बन पाएगा, अब वहां बांध बन रहा है, उनका खेती को सुरक्षा दिया जा रहा है, आम आदमी का लाइफ को सुरक्षित दिया जा रहा है। ये मेरा एक अचीवमेंट है। दूसरा एक अचीवमेंट हमारा है कि जो बालासोर का जो चांदीपुर है, चांदीपुर से लेके जो परिखी पंचायत का जो बलरामगढ़ी है, वहाँ पे एक हाई लेवल ब्रिज के लिए हमने मांगा था, और वो भी हमारा गवर्नमेंट ने एडमिशन भी अप्रूवल दिया था, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। हमारा अर्थनीति का उन्नति होगा, टूरिज्म में उन्नति होगा, और रूरल एरिया के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगा। ये मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये दोनों काम जो हुआ है वो बालासोर आम आदमी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इससे अलावा तो बहुत सारा काम है, और मैं आज भी ये टीवी के सामने बोल रहा हूँ, आपके सामने ये एडमिट कर रहा हूँ कि जितने काम मैंने सरकार से मांगे थे, नवीन जी को मांगे थे, उससे बहुत ज्यादा काम उन्होंने खुद से दिए हैं। ये मेरा खुशनसीब है पूरे बालेश्वर वासियों को। चलते चलते ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो भी मांग बालेश्वर के लिए रखा, बालेश्वर की जनता के लिए रखा, तो ये जो है आवाम के लिए जो है फायदामंद रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विधायक या जो एमएलए को लोग भाई कहते थे और आज भी भाई कहते हैं, सर कहते हुए हमने किसी को सुना नहीं, और खुद हम लोग जो है आपको भाई करके बुलाते हैं, और पूरा बालेश्वर आपको टुकना भाई बुलाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है जब गुज़िश्ता कुछ महीनों पहले, मतलब बालेश्वर में गुज़िश्ता से लगभग साल भर पहले जो हमारा ईद उल अज़हा के टाइम में बालेश्वर में एक मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से जो है बहुत बड़ा इशू हो गया। बालेश्वर में कर्फ्यू लग गया, नौजवानों को बेवजह बहुत सारे बेकसूरों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे इसी जहां हम बैठे हैं इसी मस्जिद के पास में जो है बाकायदा घुसकर जो है तोड़फोड़ किया गया। उस वक्त टुकना भाई माइनॉरिटी हो या जो मुतासिर लोगों के सामने नजर नहीं है, उसकी असल वजह क्या हो सकती है?
देखिए जहाँ तक आपका ये सवाल है, उस टाइम रात को ये घटना घटा था और मैंने उस टाइम एसपी जी से बात किया कि ये क्या माहौल है, क्या सब माहौल बन रहा है। तो उन्होंने बताया कि माहौल हमारा कंट्रोल में है। और मैं फिर उनसे बोला कि मैं अभी साइट पे जाऊंगा जहाँ पे ये दुर्घटना हुई है, जहाँ पे घटना घटे, मैं वहाँ पे जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर आप वहाँ मत जाइए, क्योंकि जाने से ये पॉलिटिकल एक अफेयर बन जाएगा, जिसमें कि आपका अगर पार्टी शामिल हो जाता है, दूसरा पार्टी भी शामिल हो जाएगा और ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खराब हो सकता है। मैं सामने रहूं ना रहूं, लेकिन मैं प्रशासन से, ब्रेक में रहेगा। पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कलेक्टर से उस टाइम जो जो बन पाया मैं किया हूं। और मेरे माइनॉरिटी के जो काउंसलर्स हैं, जैसे एसके आयुब हैं, हमारे साकिर बाबू हैं, हमारे राजू बाबू हैं, बहुत सारे लीडर्स हमारे माइनॉरिटी के ब्रदर भाई लोग हैं, मैं उनसे कांस्टेंट टच में रहा कि आप मेरे को बताओ कहाँ पे और क्या गड़बड़ी हो रहा है। और हमारा जाना वहाँ पे जायज है नहीं है, हम जाने से वहाँ, जैसे पुलिस बता रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा है कि हम जाने से वहाँ पे और भी सिचुएशन गड़बड़ हो सकता है, वो हमको हकीकत तो बताओ। हमारे दर्शक को ये क्लियर मिल गया होगा मेरे ख्याल से कि आप मतलब सामने ना रहो, जिस तरह हमारा प्रोग्राम है रूबरू ना रहते हुए, बेग में रहते हुए आपने बाकायदा बालेश्वर के मतलब हित में काम किया, बालेश्वर के बेकसूरों के लिए जो है आपने आवाज उठाई, यही बोलना चाहते हैं। एकदम मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह सकता हूँ कि जो प्रशासन ने हमको उस टाइम बताया कि आप जाने से हो सकता है कि सिचुएशन और थोड़ा एग्रावेट हो जाए, कि एक क्लास हो जाए, तो हमेशा हमारा यही कोशिश रहा है कि नॉर्मल से आगे आए, जो गंडगोल जहाँ तक है वहीं तक सीमित रहे और आगे ना बढ़े। क्योंकि जब एक कोई भी चीज़ एक फ्लेयर अप हो जाता है, वो कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं है। और आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों रिलीजन में, दोनों कौम में ये कोशिश करते हैं कि इसमें टकराव आ जाए, और हमारा कोशिश यही रहता है कि हम उसको कम करें। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आपको याद होगा कि शायद 2000 साल नहीं याद आ रहा है, उस टाइम हमारा एक प्रोग्राम आपका हुआ था, जो जिस प्रोग्राम बारिश की वजह से हम लोग कर नहीं पाए। ईद का एक प्रोग्राम था जो बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। फिर पुलिस प्रशासन ने बताया कि हमारा फोर्स तो वापिस चला गया है और हम लोग डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। मुहर्रम का टाइम था, तो मैं खुद उस टाइम टाउन का प्रेसिडेंट था। हमने एसपी साहब के पास गया, हमारा आपका टीम भी गया था, हमने वहां पे अंडरटेकिंग लिखा, मैं खुद साइन किया था कि आपका पुलिस का फोर्स हमको जरूरत नहीं है, हम लोग बालासोर भाईचारा का शहर है और हम लोग पूरा मुहर्रम का फेस्टिवल बढ़िया से कर देंगे। और हमने पूरा रात भर वहां के रह के सवेरे तक उसको क्लियर किया। बिल्कुल। तो ये जो बात है कि हम मेरे मुस्लिम भाई और बहनों के लिए समर्पित नहीं हूँ, ये बात गलत है। कभी हिंदू भाई लोग नहीं बोल सकते मैं इनके लिए समर्पित नहीं हूँ। मैं रामनवमी में जैसा निकलता हूँ, मैं आपका मोहम्मद जयंती में मैं उसी तरह निकलता हूँ। बिल्कुल। देखिए, ये शहर हमको पैदा किया है, ये शहर के ऊपर हम ऋणी हैं कि इसने हमको एक मौका दिया लोग को सेवा करने के लिए, और मैं यही पैदा हुआ हूँ, यही मरूंगा। तो ऐसा कुछ काम करूंगा जिसके लिए मेरे को, मेरा परिवार को, मेरा पार्टी को कभी भी शर्मिंदगी उठाने नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलते चलते जो है अंतिम घड़ी आ रही है, तो हम लोग ये सवाल करें कि इस वक्त का जो मौजूदा सरकार, चाहे वो केंद्र में हो या उड़ीसा में हो या खासकर बालेश्वर में जो जीत के आए हैं, उनके कामों से आप किस तरह मतलब अपने आप को मुतमईन मानते हैं? देखिए, मैं एक ओपोजिशन पार्टी का हूँ। अब मैं जब टिप्पणी रखूंगा तो वो जायज नहीं रहेगा, वो लगेगा, सबको लगेगा कि मैं उनके विरुद्ध बोल रहा हूँ। लेकिन आप जब आम आदमी से पूछेंगे, आम आदमी ये सरकार से खुश है कि नहीं है, आज आम आदमी सरकार से खुश नहीं है। जो इलेक्शन का वायदा ये सरकार ने किया था, वो वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया है। आज फार्मर्स जो चासी लोग हैं, आप करंट सिचुएशन देख रहे हैं। बिल्कुल। हमारा जो एरिया है वो बाढ़ का प्रभावित है, और बाढ़ निकलने के बाद अभी फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। उड़ीसा एक ऐसा जगह है जहाँ पे 70 से 80% आदमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। आज किसान जो है वो लाइन पे खड़ा है फर्टिलाइजर के लिए। अब एक हफ्ता और डिले होता है तो वो फर्टिलाइजर कोई काम में नहीं आएगा। एक तरफ सरकार ने धान का रेट बढ़ाया है कि धान फार्मर अच्छा रेट पे बेचेगा, लेकिन दूसरी तरह
वो विलियन हो रहा है कि फार्मर को फर्टिलाइजर नहीं दे रहा है, कि उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो बेचेगा क्या? तो इस सरकार को सोचना चाहिए। जो आप बोलते हैं, आज के डेट में आदमी समझता है, आदमी पढ़ा लिखा, आज का नौजवान है वो पढ़ा लिखा है, आप उनको ज्यादा दिन गुमराह नहीं कर सकते हैं। आज 1 से 1.5 साल होने को आ गया है। मैं अगर इस टीवी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मकर्ता हैं उनसे पूछूंगा कि आप बालासोर के पब्लिक के लिए एक स्टेटमेंट जाहिर कीजिए, आपका 1 साल का अनुभूति उसमें दीजिए, आपने 1 साल में क्या काम किया है और कौन सा साल का पैसा आपने खर्चा किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का खर्चा किया है या 2023-24 का खर्चा किया है। अगर 23-24 का खर्चा किया है, वो सारा का सारा पैसा नवीन जी का सरकार का था। अगर आपने 24-25 का जो प्रोजेक्ट किया है वो आपका सरकार है। आप एक पेपर लाइए, एक स्टेटमेंट जाहिर कीजिए, आपने 2024-25 में कितना पैसा बालासोर वासी का डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। तभी पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या बोलता है और क्या करता है। और हम लोग भी, मैं भी खुद 1 साल जब जीता था, 1 साल के बाद में जीता था, तो मैं बालासोर का म्युनिसिपैलिटी और अदर्स एरिया के लिए 1 साल में कम से कम 350 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट हम लोग लाए थे। अब एक चैलेंज है हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मकर्ता है, उनके लीडर के लिए एक चैलेंज है कि बालासोर का आदमी लोग भरोसा करके आपको वोट दिए हैं, आप उनका काम कीजिए। ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा नहीं, ये सबसे बड़ा ड्यूटी है, सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी। और बालासोर में अमन और शांति चाहिए, यहाँ पे कोई गंडगोल नहीं चाहिए। मैं पुलिस प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सही टाइम पे सही काम किया। कुछ निर्दोषी भाई लोग भी उस टाइम फंसे हैं, वो भी हमको मालूम है। लेकिन जब कोहरा होता है, कोहरा में पता नहीं चलता है कि कौन अंधेरे में कौन क्या किया है। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में भी जिन्होंने नहीं किया उनको भी दंड मिला है, जिन्होंने उसमें शामिल था उनको भी दंड मिला है। लेकिन एक बात हमेशा यही होता है कि भले ही 100 बुरे आदमी छूट जाए, लेकिन एक अच्छा आदमी फंसना नहीं चाहिए। लेकिन आज का जो परिस्थिति है, आज का जो समाज का परिस्थिति है, मैं यही बोलना चाहूंगा कि कोई भी बुरा आदमी छूटना नहीं चाहिए। बुरा आदमी और भी बुरा करेगा, समाज के लिए डेंजरस होगा। तो पुलिस का काम वो अपना काम करेगा, पॉलिटिकल लोग हम अपना काम करेंगे। जब हम खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी, खुद का काम, खुद का जिम्मेदारी खुद निभाएंगे तो अमन और चैन सोसाइटी में जरूर बना रहेगा। बहुत अच्छी बात है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में भी अपनी ख्यालात रखे और मौजूदा सरकार की जो है काम के ऊपर में भी अपने बात रखी। लेकिन एक खत्म करने का जो है मौका ही नहीं मिल रहा है। लेकिन चलते चलते, क्योंकि ये सवाल तो जायज है, क्योंकि लोगों का कहना है कि बीजेडी बालासोर में 2 हिस्सा है। बीजेडी 2 तरह का काम कर रहा है, यानी बालासोर में बीजेडी पार्टी 2 हिस्सा है। एक आपका ग्रुप है, एक और का ग्रुप है। तो ऐसा क्यों बालासोर में 2 ग्रुप क्यों बीजेडी को कहा जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेडी को नुकसान होता हुआ नजर आता है? ऐसा क्यों? देखिए, बीजू जनता दल एक वेरी डिसिप्लिन पार्टी है और मैं कोई ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहूंगा या कोई ग्रुप होगा मुझे मालूम भी नहीं है। जो भी ग्रुप पार्टी का हानि करता है, अगर वो खुद बोलता है कि मैं बीजेडी का हूं और बीजेडी का हानि करता हूं, बीजेडी का खेती करता हूं, बीजेडी को नुकसान पहुंचाता है, वो कभी भी बीजेडी का नहीं है। ग्रुपिज्म हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, ये हर एक पार्टी में है। कांग्रेस में है, बीजेपी में है, हमारे दल में भी है। कभी मतभेद होता है, कोई ओपिनियन को लेके आप अलग ओपिनियन होता है। लेकिन जो ग्रुप, अब जैसे आप बता रहे हैं कि एक ग्रुप, 2 ग्रुप हैं, कोई भी ग्रुप अगर बीजू जनता दल का इमेज, बीजू जनता दल का नुकसान करता है, वो बीजू जनता दल का है ही नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये भी खुलासा किया। जो ग्रुप में आप यकीन नहीं रखते हैं, आप काम पे यकीन रखते हैं। और चलते चलते हमारे दर्शक को वाकई आपकी बात जो है, क्योंकि हमने आज जो है मन बनाया था कि खुल के बात करेंगे, लेकिन समय तो जो है हमें मजबूर करता है कि अब हम खत्म करें। लेकिन चलते चलते हमारे दर्शक को कुछ आपकी दिल की बात जो नसीहत के तौर पे जो उनकी काम आए। देखिए, आज रूबरू यहाँ पे खत्म हो रहा है टाइम की वजह से, लेकिन हम दोबारा भी आएंगे।
दोबारा आपके बिल्कुल, मन बिल्कुल, में जो बिल्कुल। सवाल है उसका भी हम आंसर देंगे, क्योंकि जनता जनार्दन है। और मैं एक दरख्वास्त आप सबसे रखूंगा कि देखिए, बालासोर बहुत ही अच्छा शहर है, इसका बहुत नाम है, और नाम इस वजह से है कि यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी सबके ऊपर विश्वास करते हैं। कुछ छोटे बड़े इंसिडेंट्स हुए होंगे, किसी के मन में ठोस पहुंचा होगा, लेकिन उसको आप सीरियसली मत लीजिए। जो भाईचारा है वो भाईचारा को बना रहने दीजिए। आगे हमको 100 साल जिंदा रहना है, 200 साल रहना है। ये शहर जो है कितने साल और भी आगे देखेंगे, हमारी पीढ़ी कितने और साल देखेंगे, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन जो बीज आज हम बोएंगे उसी का ही रिजल्ट आगे हमको दिखेगा। तो हम भाईचारा का बीज जो बोया है, हमारे पूर्वजों ने बोया है, उसको मेंटेन करेंगे। और आगे जो यूथ्स हैं उनको भी यही दरख्वास्त रहेगा कि ये भाईचारा बना रहे, और हमेशा हर किसी का यही कमिटमेंट रहना है कि बालासोर का नाम हम कभी नीचे आने नहीं देंगे। हमको बालासोर शहर का नाम और भी ऊपर लेके जाना है। ऐसा कोई नहीं काम करना पड़ेगा जो बालासोर के लिए हानिकारक हो, बालासोर का अपमान हो। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि नाज़रीन किराम, आप सुन रहे थे हमारे हम सबों के चहेते साबिक एमएलए स्वरूप कुमार दास जी को, क्योंकि उनके दिल में किस तरह बालासोर का दर्द, बालासोर के आवाम की भलाई और भाईचारा किस तरह छुपा हुआ है, और किस तरह भाईचारा वो देखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी तमाम तर बातें खुलकर हमसे की। आपको भाई की कौन सी बात, यानी हमारे स्वरूप दास जी की कौन सी बातें अच्छी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ मशवरा देना हो तो भी कमेंट में कहिएगा। और ये प्रोग्राम आज से शुरू हो रहा है रूबरू। आज हमारे पहले मेहमान थे हमारे स्टूडियो में स्वरूप कुमार दास जी। एक एक करके हम तमाम तर उन जो है नुमाइंदों को बुलाएंगे जिन्हें चुनकर आपने, या फिर जिन्हें आप चाहते हैं कि उनसे सवालात करें, उनको हम यहाँ पे बैठाएंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इसी रूबरू प्रोग्राम के जरिए। धन्यवाद।